तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन देखा था। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और सिंपल इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो अगर आपको दिक्कत है सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने में, अगर आपको तरीका सीखना बिल्कुल बेसिक से, तो आप पिछला लेक्चर देख लेना, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेना, आपको वहाँ से अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 की, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं 4.1 शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप साइंस का मास्टर कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको मिलेगा AK स्टडी ऐप पे, ठीक है। तो ये AK स्टडी ऐप जो है ये आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। और ये जो कोर्स है ये NCERT बेस्ड है, मतलब अगर आपके स्कूल में NCERT फॉलो होती है तो NCERT में जितना भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस इस कोर्स में कवर किया गया है। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया, ठीक है। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, इसमें बोला गया कंप्लीट दी लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे x की कोई वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा है कि क्या ये x की जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है समझाता हूँ। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ठीक, यहाँ पे पहले हिस्से में देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन है x+3 इज इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 3। अब x की जो ये वैल्यू है 3, ये इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं ये हमें बताना है। कैसे पता लगेगा, देखो सर, यहाँ पे x की जगह आप 3 रख दो, ठीक है ना, रफ में, ठीक है ना, कहीं भी सॉल्व कर लो कि भाई x+3 यहाँ पे कितना दिया गया है 0। x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो यहाँ से सोचो 3+3 क्या 0 के बराबर होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि 3 और 3 6 आएगा, 6 0 के बराबर तो नहीं होगा। रफ में आप सॉल्व कर लेना। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही हैं, मतलब LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है नो, ठीक है। आप इसको मुँह जबानी भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई थी 3, तो जहाँ पे x है वहाँ अगर सोचो 3 होता तो क्या 3+3 जोड़ के 0 आता? नहीं आता। तो नहीं आ रहा है तो मतलब, ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन नहीं या फिर सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक। पहला समझ में आ गया। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी दी गई है 0। तो जहाँ पे x है सर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है x+3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब x की जगह अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, ये जो x है, सोचो अगर यहाँ पे 0 लिख दूँ तो क्या 0+3 0 होता है? नहीं होता। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी कि नो, ठीक है। समझ में आ गया दूसरा हिस्सा। अगर मैं तीसरे हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पे x+3 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू दी गई है -3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x की जगह आप -3 लिखोगे तो -3+3 0 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन माइनस का है, ठीक है। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक। तो यस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाँ ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है। सेम नंबर दिख रहा हो, निशान अलग अलग हो, जैसे एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो आंसर कितना आता है? हमेशा 0। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बार +3 था, एक बार -3 था, तो आंसर 0 आएगा, मतलब इसने सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये, ठीक। इसी तरह से, ठीक है ना, आप इसके बाकी के सारे हिस्से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अगले हिस्से की बात करूँ, ठीक है, इसके चौथे हिस्से की, तो यहाँ पे x बराबर 7 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे x-7 बराबर होना चाहिए 1। तो यार अगर x-7 करके 1 बचना चाहिए, और अगर आप x की जगह 7 ही रख दोगे तो 7 - 7 तो 0 होता है, 1 थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये तो आप सीधा बोल सकते हो कि x की जगह अगर 7 रखा जाता तो 7 - 7 0 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया 1, तो 1 के बराबर तो नहीं होता है। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो, ठीक। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगला हिस्सा, x की जगह अगर 8 रख दें तो 8 में से 7 घटा के 1 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, हम बोलेंगे यस, ठीक। ऐसे ही अगला जो है 5x = 25, x की जगह 0 रखना है। देखो सर 5x = 25 है, 5x आना चाहिए 25 के बराबर। यहाँ पे कहा जा रहा है x की जगह 0 रख दो, यानी 5 × 0। तो देखो 5 और x चिपका के लिखने का मतलब है 5 गुणा x लिखा हुआ है, तो 5 × 0 करोगे तो 0 आएगा।
यानी कि ये 25 के बराबर तो नहीं आ रहा, 25 के बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नो। क्लियर हो गई बात? ठीक, ऐसे ही इसके जितने भी हिस्से हैं सब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगले में देखो x की जगह 5 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ 5 पहले से यहाँ पे x था, x की जगह फिर से 5 रखोगे, 5 × 5 25 होता है, मतलब ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे यस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, -5 रखना है, मतलब यहाँ तो 5 है, x की जगह पे -5 लिखना है, तो 5 × -5 -25 होता है, जबकि उधर +25 है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, आप लिख दोगे नो। ठीक, तो ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें रख देनी है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। जीरो वाले में m की जगह 0 रखोगे, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो 0 होता है, 2 तो नहीं होता, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस तरह से आप बाकी ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक में दिक्कत है ना, तो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसको देखना, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी बचे हुए हिस्से आप कर लेना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। जैसे पार्ट ए की बात करूँ तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, n+5 = 19, n+5 = 19, और यहाँ ब्रैकेट में n की वैल्यू दी गई है n = 1 पहले हिस्से में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर है ऐसा कि LHS RHS बराबर आ रहा है n की इस वैल्यू के लिए तो सॉल्यूशन होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा सर। जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैं LHS उतार लूँ, अगर LHS समझते हो ना, ये जो बराबर का निशान है इसके पहले ये जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट हैंड, जिसमें आप खड़ा हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे क्या आ रहा है ये, और राइट हैंड पे क्या आ रहा है ये। ठीक, तो ये हो गया अपना LHS और ये हो गया RHS। LHS RHS बराबर आने चाहिए n की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे LHS एक बार कॉपी कर लेता हूँ। LHS क्या है, n+5। यहाँ पे बोलूँगा पुट कर दो यहाँ पे n की जगह 1, तो n की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो n की जगह 1 रखा, तो 1 + 5 कितना आ गया सर, 6। ठीक है, तो LHS को सॉल्व किया तो 6 मिल रहा है। क्या RHS में 6 है? नहीं, तो मतलब जो ये 6 लिखा है ये बराबर नहीं होता है जो RHS में लिखा है। ठीक है, तो LHS बराबर RHS नहीं आ रहा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई LHS जो है वो बराबर नहीं आ रहा है RHS के, क्योंकि RHS में 19 लिखा हुआ है ना इक्वल की इस तरफ, जबकि यहाँ पे 6 आया, 6 और 19 तो बराबर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट अ सॉल्यूशन ना, n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लिख लेना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लो। ठीक है, आप इसको चाहो, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लो। यहाँ पे कितना दिया गया था, 90। ठीक है, आप सीधे यहीं पुट कर लो। n की जगह 1 है ना, तो n की जगह 1 रखो, 1 + 5, पहले इधर सॉल्व कर लो, 5 और 1 कितना हुआ, 6। अब आपको पता लग गया यहाँ पे 6 आ रहा है, जबकि ये क्या 19 के बराबर होता है? भाई 6 और 19 थोड़ी बराबर होते हैं, नहीं होता है, तो काट दो। तो आप कह सकते हो LHS बराबर नहीं आया RHS के, तो यहाँ पे लिख सकते हो n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है 7n + 5 = 19, n की वैल्यू दे रखी है -2। चलो यहाँ पे सीधे सीधा पुट कर दो n की जगह -2, तो यहाँ पे है 7 और n चिपका के लिखे, मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, तो 7 और n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, -2। ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में कितना है, 5। पहले ये सोल्व कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो 7 × 2 होता है 14, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस समझो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आता है माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस में है 5। अब मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है कि जब, ठीक है, एक नंबर के आगे प्लस का निशान है और एक नंबर के आगे माइनस का निशान है, अलग अलग निशान है ऐसे, तो इनको घटाया जाएगा। एक जैसे निशान होते तो जोड़ा जाता, अलग अलग निशान तो घटाओगे। तो 14 में से 5 गया 9,
जिसमें से घटाया उसका निशान लगा दोगे। 14 में से घटाया है तो 14 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो क्या ये चीज़ इसके बराबर आई? यहाँ पे तो 19 दिया गया था, इधर 19 उतार दो ऐसे ही। क्या -9 19 के बराबर होता है? नहीं, तो मतलब ये बराबर नहीं है सर। तो इसका मतलब LHS बराबर नहीं आया RHS के। कैमरे में आ रहा है क्या? ये कैमरे में आ रहा है ना पूरा? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, पूरा लिख देना यार, पूरा लिख देता हूँ, ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर हो गया। दूसरा हिस्सा क्लियर है, मतलब पार्ट बी क्लियर है। पार्ट सी की बात कर लें। पार्ट सी में क्या है? फिर से यही 7n + 5 इज इक्वल टू 19, लेकिन इस बार जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है वो अलग है। पिछली बार -2 था, इस बार 2 है सर, 2 रख दो। तो यहाँ पे 7n की जगह आ जाएगा 2 प्लस में 5, 7 2 जा 14 प्लस में 5, 14 + 5 19। क्यों? क्योंकि अब एक जैसे निशान है, यहाँ भी प्लस है, इसके पहले देखोगे तो प्लस है, तो एक जैसे निशानों को तो जोड़ोगे, 14 और 5 19, ठीक है। और यहाँ पर क्या 19 चल रहा है सर। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं, 19 19 के इक्वल तो होगा ही ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम यहाँ बोलेंगे यस, यस n इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक, ये था इसका सी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट और कर देता हूँ मैं, बाकी आप कर लेना। डी में क्या है? 4p - 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो यहाँ से 4p की जगह 1 - 3, 4 1 जा 4 - 3, 4 में से 3 गया 1 बचता है, यहाँ 13 दिया है। ये 13 के बराबर तो नहीं होता है सर, ठीक है। तो मतलब क्या LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे P = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। बाकी बचे हुए हिसाब कर लेना, इजी सा है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब में ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, यानी तुक्का लगाना है, ठीक है। हम तुक्के से बोलेंगे, चलो मान लेते हैं कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी, ठीक है। हो सकता है वो गलत भी निकल जाए तुक्का, हो सकता है सही भी निकल जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई ट्राई करो, एरर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो पहला पार्ट है, इसमें 5p + 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे p की, ठीक है। यानी कि मैंने पहले लिखा चेक फॉर, मान लेते हैं कि चलो 1 हो सकता है इसका सॉल्यूशन हो, चेक फॉर p = 1, ठीक है। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो अगर सॉल्यूशन मान लो 18 है, ठीक है, तो आप 1 से चेक करोगे, 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि आप पहले अंदाज़ा लगा लो सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था उस तरीके से। नहीं आता तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आंसर किसके आसपास होगा या एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। लेकिन पहले आप ये तरीका देख लो। हिट एंड ट्रायल का मेथड क्या होगा कि भाई आप अलग अलग वैल्यू तुक्का लगा रहे हो। मान लो p = 1 तुक्का लगाया, गलत भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे? LHS उतारोगे, LHS उतारा, LHS में क्या है? 5p + 2, यही चीज़ उतारनी है, ठीक है। तो p की जगह 1 रख के देखा सर, तो 5 1 जा 5 + 2 7, तो जो LHS है वो तो 7 आया, लेकिन देखो RHS क्या था? RHS तो सर 17 था। तो क्या 7 और 17 बराबर होते? नहीं, है ना। RHS तो कितना था? 17 था। तो आप कह सकते हो LHS को सोल्व करके जो आ रहा है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा। RHS यानी 17 के बराबर तो नहीं आ रहा, 7 और 17 बराबर नहीं होते हैं, तो नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि p = 1, ऐसा पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो p = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमेशा सिर्फ LHS में ही चेक करेंगे? नहीं, अगर मान लो यहाँ भी p दिया होता तो वहाँ भी p रखते फिर, यानी कि RHS में भी रखते, या एक बार में तब तो दोनों जगह रख दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक तरफ दिया तो उधरी तरफ रखो,
और फिर देखो इस तरफ जो नंबर था वही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1 पे तो नहीं आया। अब मैं लिखूंगा चेक फॉर p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं सर उसी LHS में 5p + 2, ठीक है। जहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट है वहीं पे रख के चेक करना। तो 5p की जगह आ गया 2 प्लस में 2, 5 2 जा 10, इनको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 5 2 जा 10 + 2 12, क्या 12 उसके बराबर है जो RHS में है? RHS में क्या 17, क्या 12 और 17 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई जो p बराबर 2 है ना, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। p इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, तो ये वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर मैं लिखूंगा चेक फॉर p इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। मेथड और भी हैं बट हमें इसी से करना है, ठीक है। तो फिर से भाई 5p + 2 में चेक करना है। तो 5p की जगह आया 3 + 2, ठीक है। तो ये जो 5 है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15 और 2 17, RHS में भी कितना है 17, दोनों बराबर आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यस दिस इज़ द सॉल्यूशन। मतलब क्या रखा हमने p की जगह पे 3, तो हम बोलेंगे p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। अब कभी कभी मान लो आंसर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम ऐसे 1 पे चेक करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या करें, तब आप क्या करो यार, रफली आप उस तरीके से सोल्व कर लो जो हमने किया था। मतलब 5p रफली जल्दी जल्दी कर लेना, इज इक्वल टू +2 जाएगा माइनस में, यानी कि 17 - 2 कितना बचेगा 15। तो p इक्वल टू क्या 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 3 जा 15। ये तरीका मैंने आपको सिखाया था, याद होगा। मतलब आंसर पता है 3 है, ठीक है। तो आप जानबूझ के एक आध तुक्का गलत लगाओ, फिर डायरेक्ट 3 पुट कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ तो 1 पुट किया, 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, छोटे में काम बन गया। मान लो अगर ऐसे में आंसर कहीं 18 होता तो हम जानबूझ के 1 लगाते, फिर 4 रख देते, 1 2 आंसर जानबूझ के गलत कर दिए, क्योंकि मैटर तो शो करना यही वाला, फिर डायरेक्ट जो आंसर है वो पुट कर दो। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे दूसरे की बात करें तो 3m माइनस में 14 बराबर 4 है, ठीक है। मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 14 जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू 4 + 14 यानी कि 18 होगा। तो m की वैल्यू 6 आएगी सर, 3 6 जा 18, यानी कि m की वैल्यू 6 है, मुझे पता है रफली, मैंने जल्दी से पता कर लिया। अब अगर मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, फिर 6 रखूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। एक आधा तुक्का लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने लिखा पुट, या फिर चेक फॉर भी लिख सकते हो, पुट m इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर दो यार, 2 पुट कर दो इन LHS, क्योंकि मुझे तो पता ही है आंसर 6 है ना, है ना। तो चलो LHS उतारा मैंने, 3m - 14, तो 3m की जगह आया 2 माइनस में 14, 3 दूनी 6 माइनस में 14, कितना आंसर आएगा -8। जिसको नहीं समझ में आया कैसे करोगे, इसके पीछे कुछ नहीं निशान तो प्लस होगा, इसके यहाँ पे माइनस है, इसके यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट वाला निशान देखोगे अलग अलग निशान होता तो घटाते हैं, 6 में से नहीं घटेगा, 14 में 6 गया 8, जिसमें से घटाया उसका निशान लगा दो। तो क्या ये उसके बराबर है जो RHS में है? नहीं, तो ये RHS के बराबर नहीं, या तो ऐसे लिख दो, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि ये RHS में क्या है 4, उसके बराबर नहीं है। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो LHS बराबर RHS नहीं आया, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे जैसे करो यार। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भैया हमने कितना पुट किया था 2, तो हम बोलेंगे m बराबर 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो ये तो नहीं हुआ, अब चलो सीधा 4 पुट कर देते हैं, आंसर हमें पता है ना कि 6 है, तो मैं सीधा 2 4 फिर 6 पुट m इक्वल टू 4 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में। तो LHS मतलब ये कॉपी कर लो सर, 3m - 14, तो 3m की जगह आया 4 - 14, 3 4 जा 12 - 14, 12 - 14 करोगे -2 आएगा, है ना। तो ये भी बराबर नहीं है RHS के, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे RHS लिख दो, चाहे RHS में जो वैल्यू है 4 उसके लिख दो, ठीक है। तो यानी कि m इज इक्वल टू 4 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा एक वैल्यू और, अब पता है 6 तो आंसर 2 4 6 पे आ जाओ सीधा,
नहीं तो आप 5 भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है 6 आंसर है, मैं 6 चेक कर रहा हूँ। m इज इक्वल टू 6, तो कितना हो गया 3m माइनस 14। ठीक है ना, इसमें m की जगह 6 रख दो। ठीक है, 3 6 जा 18 माइनस 14 कितना आया 4, जो कि बराबर है RHS के, क्योंकि RHS में भी कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो हम बोलेंगे यस दिस इज द सॉल्यूशन, यानी m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। हो गया यार, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे आ जाओ, देखो जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या रहा है, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट दी गई इनके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, आसान सी चीज़ है। ठीक है, मैं वो करके दिखाता हूँ। जो पहला हिस्सा है इसमें कह रहा था सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, दो नंबर हैं, कह रहा है एक नंबर x है और एक 4 है, इनका सम मतलब इनको जोड़ दो, इज 9, यानी इनका सम इज इक्वल टू 9 है। देख लो, दो नंबर है, एक नंबर है x, एक नंबर है 4, इनका सम बोला था, सम ऑफ x एंड 4 इज 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x और 4 को ऐड करोगे तो 9 आना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरे में क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मतलब अगर 2 को घटाया जाए, किस में से घटाया जाए, y में से, तो कितना मिलेगा 8, यानी कि y था उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी ये 8 आएगा। तीसरे में क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि 10 गुना a का इज 70। ये a का 10 टाइम्स हो गया। देखो a ये रहा, इसका 10 टाइम्स मतलब इसको 10 से गुना कर दो, 10 से गुना करने मतलब 10 चिपका के लिख दो, इज 70। ठीक है, चौथा क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। एक नंबर b है, अगर उसको डिवाइड किया जाए 5 से, गिव 6 मतलब इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है, ये 4 हिस्से समझ में आ गए। पांचवें की बात करें, पांचवें में क्या है, 3/4 ऑफ t इज 15। मतलब t है, इसका 3/4 मतलब इसको 3/4 कर दो, इसका 3/4 इज 15, यानी ये बराबर आएगा 15 के। पांचवा समझ में आ गया। छठे पे आओ, छठे में क्या कह रहा है सर, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। याद रखना 7 टाइम्स m, यानी कि m था उसका 7 टाइम्स कर दिया, 7 गुना कर दिया, 7 चिपका के लिख दिया, प्लस 7 गिव्स यू 77। ठीक है, देखो 7 टाइम्स m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। छठा हो गया। सातवें की बात करें सर, सातवें में क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी कि x है इसका 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर दो, या फिर 1/4, तो x बन जाए x ही हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 ऑफ ए नंबर -4, यानी इसमें से अगर -4 किया जाए गिव्स 4, ये बराबर होगा 4 के। ठीक है, एक नंबर है x, इसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा, -4 गिव्स 4। ठीक है, आठवें की बात करें सर, ठीक है, आठवें में क्या है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। मतलब हमें 6 को टेक्स अवे यानी घटा लेना है। ठीक है, टेक अवे कर लेना है, माइनस कर लेना है, किस में से, 6 टाइम y में से। तो पहले अगर y है अपने पास, तो इसका 6 टाइम क्या होगा 6y, इसका 6 गुना। अब 6 टाइम ऑफ y में से 6 टेक अवे करना है, मतलब माइनस कर देना है, तब तुम्हें कितना मिलेगा 60, यानी बराबर कितने क्या आएगा 60 के। क्लियर हो गया। अच्छा, नौवे की बात करें अगर हम, कह रहा है इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, ये z था, इसका 1/3 मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/3 ऑफ z में ऐड कर दो अगर 3, यू विल गेट 30, यानी बराबर होगा 30 के। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ठीक है, पहला क्या है सर, p+4, देखो क्या है, p+4 इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो आप लिख दो, क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड किया जा रहा है किसी नंबर p में, क्या देता है वो 15। तो हम बोलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ऐसे भी लिख लो यार, सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 गिव्स 15। क्लियर हो गया, ऐसे लिख सकते हो। इसको और भी तरीके लिखने के, है ना, इफ 4 इज एडिड टू p गिव्स 15, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है,
अगला क्या है, दूसरे में क्या है, दूसरे में देखो यार सीधा है, इसको उतार नहीं रहा, समझ जाना, या उतार ही देता हूँ चलो। m माइनस 7 इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड, इज 7 इज सब्ट्रैक्टेड, इज 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से घटाया गया है 7, m में से, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इट गिव्स 3, हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरे में क्या कह सकते हो, तीसरे में है 2m इज इक्वल टू 7, तीसरे में कह सकते हो 2 टाइम्स अ नंबर m, 2 टाइम्स अ नंबर m इज, या गिव्स, कुछ भी लिख सकते हो, इज 7, मतलब किसी नंबर m का 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना 7 के बराबर है, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या है देखो, m डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/5 ऑफ m इज 3, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इफ m इज डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि m को 5 से डिवाइड ही तो किया गया है, m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, या फिर वैन m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करोगे सर, 3m डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो, एक तरीका तो ये है 3/5 ऑफ ए नंबर m इज 6, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 3/5, ठीक है, 3/5 ऑफ m इज 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम ऑफ ए नंबर m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, फिर से बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स अ नंबर m व्हेन डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, ठीक है, आप चाहो जैसे करो यार, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे है 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है, इसमें लिख सकते हो 3 टाइम्स p प्लस 4 इज 25, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 3 टाइम्स p प्लस 4 इज 25, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप कह सकते हो 4 टाइम्स p माइनस 2 इज 18, इसमें आप कह सकते हो, ठीक है, इफ p इज डिवाइडेड बाई 2 एंड द रिजल्ट इज एडिड एंड 2 इज एडिड टू द रिजल्ट गिव्स 8, ठीक है, कैसे भी कह सकते हो, ठीक। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है सेटअप एन इक्वेशन इन दी फॉलोइंग केसेस, यानी जो हमें यहाँ पे केस दिए गए हैं अलग अलग, इसमें हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है। पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़, मतलब क्या, इरफान कहता है कि उसके पास जो मार्बल्स हैं वो 7 ज़्यादा हैं, किससे 7 ज़्यादा हैं, जो परमित के पास मार्बल है उसके 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं, ठीक। इफ़ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास जो मार्बल्स हैं उनकी संख्या 37 है, और हमें बोला गया है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, परमित के पास जो मार्बल है उसे m लेना है। तो ध्यान से देखो, इरफान ने यही तो कहा है कि जो परमित के पास मार्बल है उसका पहले 5 गुना कर दो, परमित के पास मार्बल कितने हैं m, तो इसका 5 टाइम्स यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 5m, इससे 7 मोर हैं उसके पास। इरफान के पास जो मार्बल थे वो क्या थे, 7 मोर यानी 7 ज़्यादा, किससे 7 ज़्यादा, परमित के पास मार्बल जो है उसके 5 गुने के, ठीक है। तो ये होगा 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल प्लस 7 किया, बराबर आएगा इरफान के पास जो मार्बल हैं। इरफान के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, 37। मार्बल्स क्या होते हैं सर, कंचे, ठीक है, यानी कि उसके पास कितने कंचे वो हमें बताया गया था, हो गया, चलो पहला समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे हिस्से में क्या बोल रहा है, दूसरे हिस्से में यहाँ पे कह रहा है लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. ध्यान रहे कि भाई जो लक्ष्मी, देखो यही समझाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। लक्ष्मी के जो फादर है ना उनकी एज है 49, और उनकी एज बराबर है लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा, क्योंकि वो 4 years ओल्डर है उस लक्ष्मी एज के 3 गुने से। मतलब
लक्ष्मी की एज जैसे कि यहाँ बताया गया, अगर वाई है, सोचो लक्ष्मी की एज अगर वाई है तो वाई का 3 टाइम्स कर दो सर, यानी कि 3y हो जाएगा। अब लक्ष्मी की एज का ये 3 गुना आ गया, इससे भी 4 साल ओल्डर हैं वो, यानी कि इसमें फिर से 4 साल और जोड़ोगे तब 4 साल और ज़्यादा होगा। ये एज बराबर होगी जो लक्ष्मी के फादर हैं उनकी एज के, जो कि है 49 ईयर्स। फिर से समझाता हूँ, देखो अब मैं यहाँ लिख के, लक्ष्मी की एज है y ईयर्स, यहाँ पे बोला गया उसका 3 टाइम्स करना है भाई, तो 3 टाइम्स कर दिया। इस 3 टाइम्स से भी 4 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी 4 और जोड़ोगे तब ये बराबर होगी एज उसके फादर की एज के, जो कि है 49 ईयर्स। तो ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सेकंड पार्ट। जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास में बताती है दैट दी, अब देखो जो तीसरा हिस्सा इसमें बोला गया, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87, टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। मतलब कोई फीमेल टीचर है जो बताती है कि भाई जो उसकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो उसकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस यानी डबल से 7 ज़्यादा है, इसमें प्लस 7 करोगे। ठीक है, और जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो हमें बता देगा 87। देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं सर, 87, ये हो गया हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर हैं, जो लोवेस्ट मार्क्स हैं, जो कि हमें एल लेना है। ठीक है, जो लोवेस्ट मार्क्स यानी कि एल, इसके ट्वाइस यानी इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मैंने डबल कर दो, प्लस 7, ट्वाइस प्लस 7। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस प्लस 7 के बराबर हैं। हो गया। ठीक, चौथे हिस्से की अगर हम बात करें सर, इसमें कह रहा है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी बी डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो इसको समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक ट्रायंगल है सर, ठीक है, अब जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, इसमें ठीक है साइड्स के हिसाब से 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल ये दे रखा है। आइसोसेल का मतलब होता है जिसकी कोई 2 साइडें बराबर हो, मान लो ये 2 साइडें बराबर हैं। अब अगर साइड्स बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने क्या आता है, ये वाला एंगल, और इसके सामने क्या आ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये हो गया बेस एंगल। बेस एंगल है बी, यानी कि ये वाला एंगल अगर स्मॉल बी है तो ये भी स्मॉल बी होगा, ये हमें बताया गया है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम एक इक्वेशन बना रहे हैं तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस का डबल है, यानी कि 2b मान लो, इसको क्या मान लो, 2b। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ बेस एंगल, इफ बेस एंगल, ठीक है ना, या फिर ईच बेस एंगल इज बी, तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2b। बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लिखो इफ ईच बेस एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ ईच बेस एंगल इज बी देन वर्टेक्स एंगल इज 2b। क्यों, क्योंकि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का डबल है, और बेस एंगल ये वाला भी बी है, वो वाला भी बी है, आइसोसेल है ना, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर एक बी है तो दूसरा भी बी होगा, ये हो गया बेस एंगल बी बी। वर्टेक्स क्या होगा, किसी एक बेस को उठाओ उसका डबल कर दो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस है आइदर बेस एंगल, किसी एक बेस एंगल के। इतना हो गया। अब हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना है, बी, ये वाला एंगल कितना है, बी, ये वाला एंगल कितना है, 2b। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो कितने बी हो गए यहाँ पर, 2b, 1b, 1b, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल 4b यानी कि 4b इज इक्वल टू 180। सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे छोड़ दो, बना के छोड़ देनी क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।